ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे विकल्प आ गए हैं जिनका उपयोग कर फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जैव उर्वरकों की, जिनका प्रयोग करने में लागत तो कम आती है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। तो किस प्रकार से करें जैव उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं डॉक्टर घनश्याम सिंह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जैव उर्वरक है, जिसको बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगस या जो भी उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके इनोकुलम के मदद से बनाया जाता है। इन जीवाणुओं की प्रजनन क्षमता खेतों में जाकर काफ़ी तेज़ी से होने लगती है और खेतों में जाकर के ये आपके फसलों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में 3 तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। तो जैविक गुण जो है वो जीवाणुओं की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपके खेतों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीवाणु, उपयोगी जीवाणु होंगे, आपकी मिट्टी उतना ज़्यादा सबल मानी जाएगी और आपके फसल वैसे खेतों में ज़्यादा अच्छे होंगे और पैदावार भी ज़्यादा प्राप्त होगी। आप जितने भी पोषक तत्व पौधों को या फसलों को डालते हैं खेतों में, वो इन्हीं जीवाणुओं की मदद से पौधों को उपलब्ध हो पाता है। विभिन्न तरह की रासायनिक क्रिया में ये मदद करते हैं और विभिन्न तरह के जो पोषक तत्व जो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं पौधों के लिए, उन सारे तत्वों को, पोषक तत्वों को ये जीवाणु घुलनशील अवस्था में बदलकर फिर आपके पौधों को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। ये जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले होते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। तो राइजोबियम कल्चर के अलावे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और कुछ फंगस भी हैं जो आपके पौधे के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जिसके चलते आपके मिट्टी में जो फास्फोरस है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उपलब्ध हो पाती है और पौधे के जड़ों का विकास भी अति उत्तम ढंग से होता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उर्द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। किसान भाइयों, 3 पैकेट या 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें तथा इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के से मिलाएं, जब तक कि बीजों पर एक समान परत ना चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं। इसी तरह से आप अन्य फसलों को, धान को, मक्का को, ईख को इत्यादि को भी आप अलग अलग तरह के जीवाणुओं से आप उपचारित कर सकते हैं। उसके लिए एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, और इसको भी आप या मतलब बिचरा को उपचारित करके कर सकते हैं या बीज को उपचारित करके कर सकते हैं। तो इनको भी अब अगर आप इनके कल्चर से उपचारित करेंगे तो आपके फसलों की जो नाइट्रोजन की मांग है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर फास्फोरस की कमी है तो उसके लिए पीएसबी कल्चर,
जिसको फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी ये बैक्टीरिया क्या है कि फॉस्फोरस जो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाता है उसको ये घुलाने का काम करता है और घुला करके फिर आपके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसके कल्चर से भी आप उपचारित कर सकते हैं, बीज को भी और सीडलिंग को भी। और अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी का उपचार करें तो मिट्टी में भी इसका उपचार कर सकते हैं। तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका व्यवहार करेंगे तो आपकी मिट्टी में भी पीएसबी का उपचार हो जाएगा और आपकी मिट्टी की जो फास्फोरस की मांग है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, केएसबी इसको बोलते हैं। इसके अलावे ब्लू ग्रिल एल्गी है, एजोला है, इसको भी आप व्यवहार करते हैं खास करके धान के फसलों में। और इनका व्यवहार आप कब करते हैं? जब धान की रोपनी समाप्त हो जाती है और रोपनी के 10 से 15 दिनों के उपरांत आप इसका व्यवहार करेंगे लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि आपके फसल में पानी लगा रहे, खेतों में पानी लगा रहे, और इससे भी आपके फसलों की पैदावार में काफी बढ़ोतरी होती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। इसे कम लागत में तैयार करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसकी एक बार बुआई के बाद कई सालों तक उत्पादन मिलता है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति1, ज्योति2 नाम की 2 वैरायटियां हैं जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक 2 बीज एक पॉलिथीन में, छोटी छोटी पॉलिथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं, या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास जमीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। सहजन के पौध की रोपनी गड्ढा बनाकर की जाती है। खेत को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें
2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं तथा रोपाई के लिए वर्षा होने तक का इंतजार किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए गए पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सियाना, जिला बूंदी के विवेक कुमार ने। आपने शिमला मिर्च की फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको शिमला मिर्च में लगने वाली प्रमुख कीट समस्याओं के बारे में बताऊंगा। जो हमारी शिमला मिर्च एक नगदी फसल है और इसमें प्रमुख रूप से 3-4 कीड़े जो हैं प्रभावित करते हैं इसकी फसल को, उत्पादन को। प्रमुख कीट है जो कि हमारे इसके पत्तों पे आपने देखा एफिड, आप सब जानते हैं, जैसे हमारे गोभी में तेला लगता है उसी प्रकार इसके पत्तों में यहाँ जो हरे रंग का एफिड दिखेगा आपको, जो कि इसको काफी हानि पहुंचाता है, क्योंकि इससे रस चूसता है। रस चूसने के बाद पत्ते पीले पड़ जाते हैं, मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। तीसरा हमारा इसमें जो प्रमुख कीट समस्या रहती है वो है हमारा वो हेलिकोबर पार्मिजेरा, यानी कि सुंडियां कुछ जो हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारी हेलिकोबरपा की सुंडी है जो कि इसमें छेद करके अंदर प्रवेश कर चुकी है और इसको काफी हानि पहुंचाती है। अगर मैं इसको आपको, इसके फलस्वरूप जो है काफी हमारी इसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये इसका प्रभाव से ये छेद किया हुआ है, ये फल में एक छेद आपको दिख रहा है, ये हमारे हेलिकोबरपा या स्पोडोप्टेरा इस प्रकार की सुंडियां इसको प्रभावित करती हैं। इनकी रोकथाम के लिए हमें वही अपनाना चाहिए, BT करके Bacillus thuringiensis बारकुस्ता की डाइपेल के नाम से आता है, वो 0.5 ml 1 लीटर में डाल के आधा लीटर जो है 1 हेक्टेयर में और 100 लीटर में जो है 70 ml डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर भी इसकी रोकथाम के लिए अगर स्प्रे करना पड़े तो हमें इमिडाक्लोप्रिड नाम का जो है केमिकल 0.5 ml 1 लीटर में डाल के स्प्रे किया जा सकता है।
जो आपको अभी उपाय बताए गए हैं, मैं आशा करता हूं कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपकी शिमला मिर्च की जो है पौध भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।